India. And let me assure you, whatever issue has been raised. चलिए, तो ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का आयोजन, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद हैं, उद्योगपतियों और व्यापारियों से इसमें चर्चा हुई। और दूसरे सत्र में आपको बता दें कि प्रोफेशनल से चर्चा यहाँ पर की जा रही है। उद्योगपतियों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, उनके सामने क्या कुछ कठिनाई है, इसको लेकर आज अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से उन्होंने, व्यापारियों ने, उद्योगपतियों ने उनके समक्ष अपनी बातें रखी और उनका समाधान भी यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। आपको बता दें कि ये जो पूरा आयोजन है वो 3 सत्र में होगा। पहले सत्र में उद्योगपतियों से चर्चा यहाँ पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने की और दूसरे सत्र में प्रोफेशनल से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तीसरा सत्र होगा, तीसरा सत्र में IT और GST अफसरों से चर्चा होगी। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रही हैं, सीधी तस्वीरें। आज अपने एक दिवसीय दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का ये आयोजन उद्योगपति, व्यापारी के साथ ही प्रोफेशनल्स इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिरकत कर रहे हैं। तो CII का यह आयोजन, और आज अपने एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। I am grateful that our professionals, our trade bodies, industry bodies have helped to implement it at the grassroots level and make GST a grand success. I am grateful to you, all of you, for your help. शायद ये उस समय नहीं लगता था, लेकिन अगर आप 4 महीनों की टैक्स कलेक्शन को देखेंगे तो लगातार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की टैक्स कलेक्शन की। बहुत सारी रुकावटें भी आए। हम एक पक्ष तो देखते हैं टैक्स क्रेडिट का, लेकिन दूसरी ओर से फेक इनवॉइसिंग का इशू मुझे लगता था कोई हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी उठाते हैं कि भारत सरकार को जो चुना टैक्स चोरी करने वालों ने, फर्जीवाड़ा करने वालों ने लगाया। हमने तो विश्वास किया कि जो कंपनी रजिस्ट्रेशन करने में आज 1 दिन के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी, लेकिन उसका दुरुपयोग करने वाले लोग कम नहीं है। आप हमें कहते हो कि ये आपकी चिंता का विषय नहीं, कि पहला सरकार बहुत था, 7 में से नहीं, लेकिन पहले वाला सिस्टम में से कितना लीटर चला गया, ये तो आपके लिए भी चिंता का विषय हो। मेरे लिए इस समस्या से निजात इकट्ठे मिलकर कैसे पाना, क्योंकि हर सेक्टर में बहुत सारे CAs ईमानदार होंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल ईमानदार होंगे, कुछ में कुछ कमियां भी होंगी। हम में से भी बहुत सारे लोग ईमानदार होंगे, नेता, अभिनेता, ये व्यापारी होंगे, लेकिन कुछ खराब भी है। ये समाज का हिस्सा है सब। कुछ मीडिया के लोग बहुत अच्छे होंगे, कुछ इनमें भी खराब हो, लेकिन चुनौती ये खड़ी हो जाती है कि कुछ खराब लोगों के कारण जब अच्छे लोगों को उसका नुकसान झेलना है। हम लोगों ने जब GST लेकर आए तो मैं भी 4थी बार का चुना हुआ सांसद हूँ, तो मेरे पास भी व्यापारी समुदाय में इकट्ठा कर आया कि साहब ये क्या कर दिया, GST आप लेकर आगे मर जाएंगे, लुट जाएंगे, बिक जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, एक बार में सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा क्यों है? ये कैसे बेचे? उन 70 लोगों में से जब 30 लोग उठकर गए तो 40 गए। मैंने कहा आप लोग नहीं गए, तो सब ने अपनी अपनी जेब से फूल निकाल और पकड़ा दिया। कहते साहब बहुत बहुत धन्यवाद, GST लेकर आया। मैंने कहा क्यों? कहता है जितने 30 गए थे ना,
ये न माल खरीदने पर टैक्स भरते हैं, न बेचने की बिलिंग करते हैं, न इनकम टैक्स भरते हैं। ये आपको कुछ नहीं देते और उन्हें भी सबसे पहले यही आया। और हमारे जैसे ईमानदार जो व्यापारी हैं, उनकी दुकान बंद इन लोगों के कारण हो जाती है, क्योंकि हम पीछे भी टैक्स देकर आते हैं, अगले को भी टैक्स लगाते हैं, इनकम टैक्स भी भरते हैं। इसलिए आप ईमानदारी का और देश को लेकर जा रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ कि आप लोगों ने जमीन पे जाकर लोगों को ईमानदारी की राह पर लेकर आए, इसलिए इतने लोग इसमें आए जाते हैं, इसलिए टैक्स कलेक्शन बेहतर हुई है। लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं जिनको हमें दूर करना है। इसलिए इसमें सीएस का भी उतना ही रोल ज्यादा रहता है कि वो किस तरह से ईमानदारी की पटरी पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला सके। देखिए, डिमोनेटाइजेशन आने से पहले कितने लोग टैक्स पे करते थे, आज कितने करते थे? क्यों वो दुगने हो गए टैक्स पेयर्स? क्यों आपकी टैक्स कलेक्शन लगभग दुगनी हो गई? ये इसलिए हो गई कि निवेदन मोदी जी ने किया था ईमानदारी की राह पर बढ़ना है, और देश के लोगों ने ईमानदारी की राह पकड़नी है। जरा ईमानदार लोगों को तो ताली जोर से बजाओ। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, ये जो पैसा आता है किसी की जेब में नहीं जाता है, देश के विकास के ऊपर खर्च होता है। ये जो आयुष्मान भारत योजना चले, ये जो किसानों के खाते में वापस 6,000 रुपये साल का डाला जाए, ये जो सारे परिवारों को देश भर में स्वच्छ जल उनके नलके से उनके घर तक आने के लिए मिलेगा, जो 70 वर्षों में ऐसे कार्य नहीं हुए। हर गांव को बिजली से जोड़ दिया गया, हर घर को बिजली मिलने का काम कर दिया गया। एलईडी के बल्ब देके 40,000 करोड़ आपकी बिजली को कम करने का प्रयास किया। इनकम टैक्स पेयर को, डायरेक्ट टैक्स पेयर को, इंडिविजुअल को टैक्स रेट में कटौती करके आप देखिए 5 लाख रुपए तक पूरी छूट दे दी, और एमएसएमई सेक्टर वाले को भी 30% से 22% टैक्स पर ले आए, और नया उद्योग लगाने वाले को मात्र 15% टैक्स देना पड़ेगा। ये भी किसी सरकार ने किया, तो मोदी सरकार ने किया। लेकिन टैक्स बेस तो बढ़ाना पड़ेगा, और टैक्स बेस बढ़ाने के लिए आपका सहयोग चाहिए। मैं धन्यवादी वाइस चांसलर साहब का कि आप अपने यूनिवर्सिटी में भी बच्चों को जीएसटी के बारे में बताना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं विषयों पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। मेरे भाई ने कहा कि मुद्रा योजना में करोड़ों लोगों को लाभ मिला, 65% महिलाएं हैं जिनको लाभ मिला। कोई स्वेटर बुनने का काम करती, कोई ब्यूटी पार्लर चलाती, कोई सिलाई कढ़ाई का काम करती, कोई ढाबा चलाती, किसी ने चाय की दुकान, किसी ने रेडी लगाई हो। बहुत सारे युवाओं को मौका मिला, कोई इलेक्ट्रिशियन, वेटर, प्लम्बर, किसी ने कोई और काम करने का शुरुआत। ये छोटे छोटे लोग थे। 13 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन हुए, 7 लाख करोड़ रुपए इसमें दिया। अगर कहीं पर आपका अनुभव ऐसा है तो कृपया करके ऐसे केसेस को दीजिए, मैं व्यक्तिगत रूप से उनको दिखाऊंगा, ताकि गरीब आदमी को कहीं पर दिक्कत। जब देश के प्रधानमंत्री ने सोचा तो नीचे का अधिकारी को रोकने का कोई मतलब नहीं था। जब हमने 5 लाख रुपए को ओवरड्राफ्ट लिमिट भी उससे बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दी, तो गारंटी तो भारत सरकार देती है। एमएसएमई के लिए भी जो सीजीटी एमएसएमई लाए हैं, क्रेडिट रेटिंग स्कीम लाए हैं, क्रेडिट रेटिंग ट्रस्ट एमएसएमई के लिए, वो भी हम लोग लेकर आए। लेकिन उसमें कोई अधिकारी रोकेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। 59 मिनट में लोन अप्रूव किया जाए, हम लेकर आए। फिनटेक्स ने इसमें शानदार काम किया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। आप कल्पना कीजिए, 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा एमएसएमई सेक्टर को वितरित किया। डिस्बर्समेंट की बात कर रहा हूं, लोन सैंक्शन जो अप्लाई किया था 1.25 लाख करोड़ से लेकर डिस्बर्समेंट हुई, उसकी बात कर रहा हूं। और ये अभी अपने हाथ में जो मीटिंग ली, निर्मला जी थी, नितिन गडकरी जी थे, कि एमएसएमई सेक्टर के लिए पैसा रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था की लीड हुई है तो एमएसएमई सेक्टर है, और इसके खाते एनपीए ना हो तो 25 करोड़ तक वालों के लिए हमने कह दिया है कि 31 मार्च तक उसका खाता एनपीए नहीं होगा, रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। और इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है, अगले साल 31 मार्च तक उनको कोई दिक्कत नहीं है।
हर समस्या के लिए हम लोग बैठे हैं। रियल एस्टेट में दिक्कत है तो 25,000 करोड़ का फंड उनके लिए बनाया ताकि उनकी कंप्लीशन प्रोजेक्ट की हो सके, नॉन रेंटली नॉन एनसीएल। ऑटोमोबाइल फैक्ट्री इंडस्ट्री के लिए उपभोक्ता में 15% एडिशनल डेप्रिसिएशन दिल्ली रजिस्ट्रेशन की जो बढ़ी थी उसको लंबित कर दिया जून 2020 का। जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगी 31 मार्च से पहले भारत फोर्स के व्हीकल उसको जब तक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तब तक सड़कों पर चलेगी। सारी कंपनी को स्टॉक नहीं हो गया तो भारत फोर्स इसके पास नहीं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी देखना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रप्शन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के कारण है उसके कारण भी कई सेक्टर्स को नुकसान होता है। कोई हाइब्रिड कार आ गई, कोई इलेक्ट्रिकल आ गई, कोई भारत 6 स्टेज व्हीकल आ गया, कोई हाइड्रोजन पर लकड़ा भर तो कुछ करता है, कोई नए मॉडल आने शुरू हो जाते हैं। अब अम्बेसडर टिकट के जमाने में तो हम पहाड़ी आदमी हैं, हम लोग जाते थे वापस हिमाचल तो जाने से पहले भी गाड़ी की सर्विस, आगे भी गाड़ी की सर्विस करवानी पड़ती थी। लेकिन आजकल 10-15 किलोमीटर से पहले कौन सर्विस करवाता है? तो टेक्नोलॉजी बहुत सारा बदलाव की है। पेमेंट सिस्टम पहले बैंक में जाना पड़ता था, आज आप अपने मोबाइल फोन से पेमेंट कर देते। और ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग कर रहे ज्यादा। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में बड़ा है। यूपीए भीम ऐप पर 1 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हो गई और गूगल का वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में जाकर कहता है कि भारत सरकार से सीखो कि डिजिटल पेमेंट्स कैसे करनी चाहिए। अब हम इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? फेसलेस असेसमेंट हमने शुरू किया। अब फेसलेस अपील के लिए भी हम आगे बढ़े, लेकिन यहां पर भी किसी ने फिर अपना काम शुरू कर दिया। अभी हमने केस पकड़ा, एक हमारा किसी अल्टीमेटली तो फिर वो सीए का ही नाम आ गया उसको। किसी ने कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जो बाकियों को भी खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा अच्छा आपकी वहां पर अपील होगी, वहां से मैं सेटल कर दूंगा, ऐसे करके कुछ करना चाहते हैं। और हमारी सरकार ने कहा कि करप्शन कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस सीए के खिलाफ भी और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम हमने शुरू किया है। आज तक आप देख लीजिए कंपल्सरी रिटायरमेंट और IRS ऑफिसर्स की है, मुझे लगता है मेरे हाथ में होने की मुझे, लेकिन भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस दिशा में आगे बढ़े। किसी का कितना भी बड़ा नेटवर्क क्यों ना हो, किसी ने किसी की भी पेंटिंग क्यों ना खरीदी हो, कितने में भी, लेकिन वो देश की जनता का पैसा लेकर विदेश नहीं भाग सकता तो उसको यहीं पर किसी ने किसी भी बुद्धिजीवी बड़े आदमी का लोन सैंक्शन किया होगा, कितना भी रिश्वतदार होगा, लेकिन आम आदमी का पैसा सुरक्षित है और रहेगा, ये हमारा कर्तव्य है। इस सरकार में अंतर है भाई साहब, आप सब लोग मैं तो बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। 6 वर्ष हो गए हमने अपनी सरकार में 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं और ना हमने देश में भी बड़ा बदलाव आया, लेकिन इतनों वर्षों से चलने वाले काम थोड़े आहिस्ता आहिस्ता तो लगता है बड़े जहाज को बोलेंगे, लेकिन जो जल्दी बदल जाएंगे उनको बहुत लाभ मिलेगा, जो नहीं बदलता। अब कोई कहता है जी 75% क्यों देना पड़ता है, मौका तो था भाई। तब किसी अधिकारी ने किसी प्रोफेशनल ने बोल दिया होगा कि नहीं कोई प्रचार करता है। देखिए अगर इतने बड़े देश को आगे ले जाना है, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में आगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोगों ने 142वें स्थान से चला कर 63वें स्थान पर लाकर भारत को बढ़ाया। हम लोग आगे बढ़े, फिस्कल डिसिप्लिन हम लोगों ने मेंटेन किया, फिस्कल डेफिसिट को कम किया, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया, इन्फ्लेशन रेट को कम किया, फॉरेक्स रिजर्व हमारे आज तक के सबसे ज्यादा है, FDI आना हमारे देश में सबसे ज्यादा हो, जो 10 साल यूपीए में जितना उससे ज्यादा हम 5 साल में लेकर आए। इन्फ्लेशन 12% पर थी, हम लोग उसको 4% से नीचे ले आए।
ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बताते हैं कि अगर फिस्कल डिसिप्लिन आता है तो उससे देश को लाभ मिलेगा। बैंकों की बात आपने कही कि बैंक ऋण नहीं दे। अब अधिकारियों के मन में डर था कि जो हमने पुराने जमाने में लोन दिए उसका खामियाजा भुगतना पड़ना, पर कितने दिए आपके तो पूछो। 2009 तक देश में 18 लाख करोड़ के ऋण दिए थे जो 52 लाख करोड़ हो गए 2014। 5 साल में यूपीए टूटा। किसको दिया इतना पैसा, कोई पूछेगा नहीं देश। एनपीए कारपेट के नीचे दबा कर रखे थे। हमारी सरकार आई, हमने एसेट क्वालिटी रिव्यू कराया, एनपीए को सच्चाई बताई, वापस बैंकों का रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लाया, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल लाया ताकि जो विदेश में गए उसके ऊपर भी कार्रवाई की जा सके। बैंकों को रिकैपिटलाइजेशन करने के 3,80,000 करोड़ रुपया हमने डाला। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के माध्यम से इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से पहले और बाद में 4,80,000 करोड़ रुपया बैंकों की रिकवरी करवाई है। तो मोदी सरकार के अब ये भी बैंकों के अधिकारियों को कहा, अगर आपका कोई कमर्शियल डिसीजन है वो सही इंटरेस्ट से लिया गया है, कोई उसमें खराब मंशा नहीं है, तो विजिलेंस और नॉन विजिलेंस केसेस आपका बैंक ही डिसाइड करेगा। तो फिर डर किस बात का है? और जिसमें लगता है विजिलेंस इंक्वायरी उनके केवल वही आप आगे करेंगे। 4 लोगों की कमेटी मिस्टर वसीम की अध्यक्षता में कराती, वो भी हमने करके दे दी। अगर फिर भी नीचे कहीं पर तो आपको निवेदन करना है, कृपया करके लगातार हमारे ध्यान में लाइए। हमने पीछे भी 15 दिन पहले बैंक के एमडीज और एडीज के साथ मीटिंग की और मैंने उस मीटिंग में सुझाव दिया था कि बैंक को कम से कम 2 दिन महीने में, हर 15 दिन में एक दिन ऐसा रखना है कि दोपहर के बाद लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करना है। और मैं धन्यवाद कि मेरे उस समय कहते ही वित्त मंत्री जी ने बैंकों को निर्देश दिया कि 2 दिन डिसाइड कर दो और आम जनता कोई भी जो उसका अकाउंट होल्डर है वो जाकर अपने बैंक ब्रांच में, सर्कल में या मेन ऑफिस में जाकर अपनी बात कर सकता है। ये भी हमने आयोजित कर सकता है, क्योंकि मैं देख रहा था कि देश का वित्त राज्य मंत्री तो हमसे मिल सकता है, लेकिन बैंक के अधिकारी बैंक के अकाउंट होल्डर से नहीं मिलते। हमने ये भी किया कि वो उनसे मिलना शुरू किया। मैं आपको केवल इतना विश्वास दिलाने आया, हमारी सरकार कॉर्पोरेट टैक्स रेट हो, इंडिविजुअल टैक्स रेट हो, उसमें भी की भी है। ऐतिहासिक कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट किया 30% से 15% लाया। अब मेरा अपने सभी बुद्धिजीवियों से और सीए से अनुरोध है, इसकी जानकारी को और बढ़ाइए, लोगों तक पहुंचिए, दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट भारत में इसके प्रयास कीजिए, इसे आपकी इंडस्ट्री को लाभ मिले। जब एक बड़ा यूनिट आता है उसके साथ एंसिलरी यूनिट्स और ज्यादा आते हैं जो लोगों को काम आता है। आपने बात की स्टार्टअप्स, एंजल टैक्स हमने सो कॉल्ड एंजल टैक्स खत्म किया, नॉन कैपिटल गेन टैक्स को उसको रिजॉल्व किया, 3 साल तक 100% टैक्स डिडक्शन की और उस विंडो के हिसाब से 10 साल को करके 25 करोड़ रुपया 100 करोड़ उसकी लिमिट कर दी स्टार्टअप्स की। इस देश के इकोनॉमी उसमें भी शानदार काम किया है। आज भारत दुनिया के पहले 3 स्टार्टअप नेशन में आकर खड़ा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, सरकार प्रोएक्टिव है, हर कदम उठा रही है, इसीलिए एंगेजमेंट चल रहा है। 2 तरफी बात चल रही है, एक तरफी नहीं हो रही कि हमारे भाषण दिया चले, पहले आपकी बात सुनते फिर अपनी बात करते हैं। जहां पर आप कन्विंस नहीं भी हुए उसको भी वापस बोर्ड में जाकर सभी अधिकारी आपस में बैठकर मंत्री के पास आकर कुछ पे सैंक्शन कर जाते हैं और हम लोग बार बार पॉलिसी में वो निर्णय कर पा रहे हैं जिसे आगे भी करेंगे। लेकिन एकदम से आपको भी सब कुछ ही बदल दो, टैक्स कलेक्शन को भी देखिएगा, उसमें गिरावट नहीं आनी चाहिए। बहुत सारी योजनाएं आपकी टैक्स कलेक्शन के ऊपर निर्भर है। देश के गरीब का विकास तभी होता है जब आप जैसे करदाता अपनी ईमानदारी की कमाई में से देश के विकास के लिए टैक्स देते हैं, तो उस गरीब की भलाई होती है, उसको बिजली मिलती है, पानी मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा का अवसर मिलता है। और आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि जो CSR में भी इन्होंने क्रिमिनल प्रोविजन रखा था अपने भूमि
डर हवा उनके ऊपर पैदा किया जाता था कि तुमने ये किया तो क्रिमिनल प्रोविजन आ जाएगा, क्रिमिनल कोड आ जाएगा। ये हम लोग वाले व्यापारियों के लिए क्यों ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। सरकार भी नहीं चाहती कि आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस किए जाए, लेकिन ईमानदारी एक तरफ से नहीं हो सकती, दोनों तरफ से चलेगी। और जब दोनों पक्ष ईमानदारी के साथ आगे चलेंगे तो जो 2025 का लक्ष्य है भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना, वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सब इकट्ठे मिलकर बनाएंगे। तो आइए आप सब आए, आप सब सुझाव दिए, सभी सीए मित्रों का, प्रोफेशनल्स का, बुद्धिजीवियों का, व्यापारियों का और आम जनता का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल रहा है। जय भारत, जय हिंद। तो इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। सीआईआई का आयोजन है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, जिसके मंच पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, वित्त राज्य मंत्री मौजूद थे और उन्होंने Mr. Nagendra, immediate past chair of CII, Mr. Satish Pandey, state head CII, distinguished industry members, all tax commissioners, and audience. To begin with, I would like to warmly thank Shri Anurag Singh Thakur, Honorable Minister of State of Finance and Corporate Affairs. Sir, thank you for taking out time from your busy schedule. I am sure that your presence and address has greatly inspired the industry fraternity and has given us a guidance and huge impetus to take things forward in the state. Sir, I would like to highlight here, industry has been used to work in a certain way, wherein the industries have always been approaching the government with an issue. This is the first time that we have seen that the government has come to the industry and the stakeholders to listen to their problems. And with the kind of openness and willingness that we have given time to the audience to ask the question, I'm pretty sure that the industry is very motivated, industry is very positive about the ease of doing business. Thank you so much, sir, for taking the time. This session has been really challenging for everyone. We have Honorable Minister and Government have discussed the debate on various aspects of taxation today. We are immensely thankful to all the dignitaries on the dais for devoting time for us from your extremely busy schedule. And I would like to thank all the media persons here for taking out the time. Thank you for your continued support of CII. Now I would request CII Secretary to join us on the dais for the unveiling of the CII logo on the completion of its 125 years. तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर इस वक्त मंच पर हैं। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का ये सेशन है जिसमें 3 अलग अलग स्तर के ऊपर बातचीत की जाएगी और प्रोफेशनल्स और ओपिनियन मेकर्स के साथ ये एक सीधा संवाद है। उद्योगपतियों और व्यापारियों से सीधी बातचीत, प्रोफेशनल्स के साथ मुलाकात और जो तीसरा सेशन है वो कंक्लूडिंग सेशन होगा।
अलग